नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और एक बहुत खास मुलाकात के लिए मैं एक खास पॉलिटिकल हस्ती के साथ बैठा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव इस वक्त शबाब पर है। दिल्ली का दंगल, दिल्ली की सियासत में क्या होगा, क्या दिल्ली में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत आएगा, क्या दिल्ली में किसी की सरकार पूरे तौर पर बन पाएगी, दिल्ली में जो पहले हुआ कहीं वो तो नहीं दोहराया जाएगा। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इनमें से बहुत सवालों का सीधा जवाब अगर किसी व्यक्ति के पास हो सकता है मेरे हिसाब से, तो वो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह को हमेशा याद किया जाता है इस बात के लिए कि लोकसभा में उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो परफॉर्मेंस दिलाई थी 73 सीटों की, उसे कई तौर पर सियासत में कमाल माना गया। अब सवाल ये है कि उससे कहीं छोटे जगह दिल्ली में चुनाव हो रहा है, तो क्या बीजेपी नर्वस है? अमित शाह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल सिर्फ यही है आपसे, क्या आप नर्वस हैं? क्या बीजेपी नर्वस है? नहीं, बीजेपी में कोई नर्वसनेस नहीं है। हमारी लड़ाई एक कंफर्टेबल बहुमत को 2/3 बहुमत की दिशा में ले जाने के लिए है। मीडिया इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। हम चाहते हैं कि बीजेपी इस बार दिल्ली की जनता के पास से एक 2/3 बहुमत के मैंडेट की अपेक्षा कर रही है और उसमें हमें सफलता मिले। लोग कह रहे हैं कि नर्वसनेस आ गई है, घबराहट आ गई है, डर आ गया है। केजरीवाल का डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब सबको अपना अपना इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ही चुनाव को सीधा देख रहा हूं। आप समझ कर चलिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विश्वास से लबोलब है और चुनावी मैदान में डट कर लगा है। भारतीय जनता पार्टी का एक थियरी ये भी है कि हम चुनाव को सिर्फ हार जीत का मुद्दा नहीं मानते, वरना तो हम इतनी लंबी राजनीतिक यात्रा कर भी नहीं पाते। 1950 से आज तक कई बार हमारी डिपॉजिट जाते जाते, कई कैंडिडेट हारते हारते यहाँ तक पहुँचे। 1980 में भी हमारे दो ही प्रत्याशी जीते, स्वयं अटल जी हार गए। हमारे लिए चुनाव सिर्फ हार जीत का मुद्दा नहीं है, हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक माध्यम है। हमारी सरकार के अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है और हमारे नेता की सफलता और विचारों को भी लोगों तक पहुंचाने। अमित शाह जी, अगर आपके लिए चुनाव हार जीत का मुद्दा नहीं है तो आप किरण बेदी को क्यों लाए? क्या मकसद था? कि ये जनसंघ की धरती रही है दिल्ली, यहाँ पर बीजेपी के तमाम प्रयोग रहे हैं, संघ का अपना यहाँ पर काम है। एकदम से आप बाहर से किरण बेदी को क्यों ले आया? देखिए, किरण बेदी ये पहला एग्जाम्पल नहीं है जो बाहर से अचानक आई है। भारतीय जनता पार्टी में सीरीज ऑफ नेता ऐसे हैं जो कभी न कभी पहली बार आए, तुरंत आए, टिकट पाए और बड़े बड़े पदों पर बैठे। जसवंत सिंह जी से प्रणालिका शुरू हुई है, जनरल खंडूरी, जसवंत सिंह जी, चेतन चौहान, सिद्धू, राज्यवर्धन राठौड़, देश भर में हर स्टेट में इस तरह के हर एक क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफॉर्म देने का काम किया है राजनीति के अंदर आने के लिए, और वो अच्छा कंट्रीब्यूट किए भी है। और मैं मानता हूं कि हर पार्टी ने इस तरह से अच्छे लोगों को, समाज को, राजनीति सुन लीजिए ना, राजनीति में लाना चाहिए और उनको प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए। किरण बेदी जी उसी का एक हिस्सा है। आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी के इतने नेताओं के होने के बावजूद दिल्ली में, और वो लोग बता रहे हैं कि वो आज की तारीख में किरण बेदी के आने से हतोत्साहित है, नाराज है, फिर भी आपको किरण बेदी को लाना पड़ा? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी का सवाल है, कहीं पर नाराजगी नहीं है। जब निर्णय होता है, कोई भी निर्णय होता है, तो इसके इधर और इफेक्ट थोड़े समय के लिए हमें साथ, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग पर्चा वापस लेने की तारीख के बाद एक भी बागी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का 70 सीटों के अंदर नहीं खड़ा है। मैं मानता हूं कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। फिर भी आप 120 एमपीज को उतार रहे हैं। 70 सीटों की, विधानसभा सीटों की दिल्ली में। अमित शाह जी, आप 120 सांसदों को काम पर लगा रहे, तो फिर ये नर्वसनेस का संकेत नहीं हुआ? तो सर, किस चीज का संकेत? अभिज्ञान जी, आपने शायद
महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू के चुनाव को ठीक से फॉलो नहीं किया। वहाँ पर भी हर जिले में केंद्रीय मंत्री इंचार्ज थे और जहाँ जहाँ जातीय समूह रहते थे वो राज्यों के कार्यकर्ता भी वहाँ पर भी पहुंचे थे। दिल्ली के अंदर देश भर के हर राज्य की मतदाता दिल्ली के अंदर बसते हैं। स्वाभाविक रूप से एमपीओ का भी घर यहाँ है, उनके राज्य के मतदाता भी यहाँ रहते हैं। संपर्क करें, इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता। वापस आता हूं किरण बेदी के पॉइंट पर। क्या किरण बेदी का शो अभी तक फ्लॉप शो रहा है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। चले, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 10 तारीख को 12 बजे मिलेंगे कार्यक्रम में। किरण बेदी का शो फ्लॉप शो है या किरण बेदी का शो सक्सेसफुल शो है? भारतीय जनता पार्टी कभी एक व्यक्ति एकदम से किरण बेदी की आवाज दबा दी है, ऐसा लग रहा है। किरण बेदी की आवाज एकदम से दबा दी। हाँ सर, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का विजय किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं हो सकता। केंद्र सरकार का हमारा नेतृत्व, किरण बेदी को सुनिए तो, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, केंद्र सरकार की अच्छी कार्यवाही, भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सारे काउंसिलर, ये सब मिलाकर विजय होता है। उसमें निश्चित रूप से किरण जी की कैरियर का, किरण जी की जो छवि है लोगों के मन में, जनमानस में, उसका भी एक हिस्सा है। करप्शन और क्राइम के खिलाफ वो पूरा जीवन लड़ी है। एक प्रामाणिक, ऑनेस्ट अधिकारी की उनकी छवि है, एक अच्छे समाज सेवी की छवि है, और महिला सर्वप्रथम आईपीएस है। एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर रही। सुन ले, इस छवि का भी निश्चित हमारी जीत में एक बड़ा हिस्सा है। एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर रही है, किरण बेदी पर निर्भर नहीं कर रही है बीजेपी। बिल्कुल स्पष्ट अमित शाह जी विज्ञान प्रकाश, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हमेशा स्पष्ट ही बोलता हूँ कि किरण बेदी को आप लाकर दिल्ली का एक सेकंड के लिए अमित शाह जी, आप किरण बेदी को लाते हैं, उनको दिल्ली के इलेक्शन का चेहरा बनाते हैं, और उसके बाद आप उनको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाने की घोषणा कर देते हैं कि हमारी तरफ से उम्मीदवार है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ, हरियाणा में जहां आपको बड़ी सफलताएं हासिल हुई, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में आप उस तस्वीर को बदलते और किरण बेदी को लाकर अनाउंस करते हैं कि ये हमारी मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। आप ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करते, तो फिर किरण बेदी की भूमिका आपके हिसाब से क्या? चलिए, भारतीय जनता पार्टी कभी एक व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, हर प्रकार के कार्यकर्ता है, हर क्षेत्र में अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हमारे पास है। किरण बेदी की भूमिका यही है कि उनको हमने नेता पद के लिए प्रोजेक्ट किया है। वो बहुमत आने के बाद दिल्ली को अच्छा प्रशासन देगी। जहाँ तक बाकी के 4 राज्यों का सवाल है, इसके पहले कई चुनाव में हम नेता प्रोजेक्ट कर लड़े हैं और सफलता भी पाई है। नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट कर लड़े, वसुंधरा जी को भेजा था तब प्रोजेक्ट कर लड़े, उमा भारती जी गई थी तब भी प्रोजेक्ट कर लड़े, रमन सिंह यहाँ से स्टील मंत्री इस्तीफा देकर गए, वहाँ छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट कर लड़े। कई जगह पे हम प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़े। ये कोई परमानेंट फॉर्मूला नहीं है, परमानेंट फॉर्मूला हो ही नहीं सकती। जहाँ जाति के आधार पर रिएक्शन आता है वहाँ लीडरशिप घोषित नहीं होती। जहाँ पर जाति के आधार पर रिएक्शन नहीं आता है वहाँ लीडरशिप घोषित कर पार्टी लड़ती है। इसमें कोई परमानेंट पॉलिसी कभी नहीं हो सकती। एक राज्य की स्थानीय राजनीतिक परिस्थिति और उस वक्त की हमारी चुनाव की जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, इसके आधार पर रणनीति बनती है। चुनाव की रणनीति कभी एक नहीं हो सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एक राज्य में आप अनाउंस करें जी, निश्चित का उम्मीदवार, दूसरी राज्य में ना अनाउंस करें ना, कोई जरूरी नहीं, और ऐसा हुआ भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं इसीलिए अपने इस पॉइंट पर। तो दिल्ली में आपको ये जरूरत महसूस हुई कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए, तभी आपने किरण बेदी जरूरत महसूस हुई, ये देखने का एक नजरिया है। दूसरा आपके नजरिया की बात नहीं, सुनिए तो, घोषित करने से नुकसान नहीं है, ये दूसरा नजरिया, इसलिए घोषणा की है। तो आपने इसलिए घोषणा की क्योंकि आपको लगा कि चलो घोषणा कर दो, नुकसान कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट ना। कई दफे लोग ये भी कहते हैं कि साहब वो अपनी बात जो है अलग तरह से रखती हैं, बीजेपी के संस्कृति और बीजेपी के पॉलिटिकल कल्चर से बिल्कुल अलग है। बाहर के लोगों को लाकर हर बार तो नहीं हुआ है कि बीजेपी को बड़ी अपार सफलता हासिल हुई हो। एक और चीज़ छोटी सी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि 1998 में खुराना साहब, जो कि दिल्ली का बदलाल खुराना जी चेहरा थे दिल्ली की सियासत का, उसके बाद से कोई बड़ा प्रखर प्रमुख नेता
दिल्ली के बीजेपी के पास नहीं रहा है और 15-16 साल से ज़्यादा आप सत्ता से बाहर रहे, तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है बीजेपी के लिए। अभी ज्ञान भी जी, गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया है। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सफल पॉलिटिकल पार्टी है, और 30 साल के बाद, आप 15 साल की कहाँ बात कर रहे हैं, 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत देने का काम इस देश की जनता ने किया है। बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर मोर्चे पर अच्छा काम किया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर, मैं आऊँगा। अमित शाह जी ने उस बात को वापस रखा है जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सालों में जब भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। हालांकि बीजेपी की सियासत में व्यक्ति विशेषता काफ़ी झलकती है। अगले हिस्से में हम जब आएंगे तो ये दिल्ली का चुनाव है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में है, बड़ी रैलियां है नरेंद्र मोदी की। क्या नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता या उनका अब तक दिल्ली की सत्ता का जो समय है उसका कोई रिफ्लेक्शन हो सकता है ये चुनाव? हम इस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी मौजूद हैं और सवाल ये है, आपका एक नारा था लोकसभा चुनाव में, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हैं ये अच्छे दिन कब आएंगे और क्या इन अच्छे दिन के आने का रिफ्लेक्शन या ना आने का रिफ्लेक्शन दोनों हो सकता है दिल्ली का चुनाव? मुझे लगता है अभिज्ञान जी, अगर आपको मालूम नहीं पड़ा कि अच्छे दिन आ चुके हैं तो आप राहुल बाबा की तरह आइवरी टावर में जी रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आपके हिसाब से अच्छे दिन आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे आए हैं। इस देश के अंदर 10 साल से महंगाई, कभी थोक महंगाई का सूचकांक 5% से नीचे नहीं गया था। अंत में 6.7% से 7% के बीच में रहा था, उसको हमने लगभग 0 से 1.5% के बीच में पहुंचाया है। देश के हर परिवार के बजट में, मासिक बजट में 1500 से 4500 रुपये की कटौती आई है। मैं मानता हूं महंगाई पर ठीक तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के दाम नीचे आए, सिर्फ आप लोग भाग्यशाली रहे। सिर्फ क्रूड के दाम की 13% इसमें वैल्यू है। क्रूड के दाम की 13% वैल्यू है। मेरी बात आप जरा ठीक से सुनिए भैया, अचीवमेंट जो है वो सुनना भी तो चाहिए। इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सेना की आपूर्ति के लिए इतने फैसले लंबित थे 10 साल से। 7 ही महीने में सारे फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेकर सेनाओं की हौसला अफजाई की है, सेनाओं को एक विश्वास दिया है। WTO के अंदर यूपीए की सरकार ने सपोर्ट प्राइस के मुद्दे पर सरेंडर किया था। हमने फर्म स्टैंड लिया कि हम सपोर्ट प्राइस किसानों को देंगे, चाहे हम विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बने या न बने। मुझे कहते हुए आनंद है, WTO ने हमारी बात को स्वीकार किया है। हम सपोर्ट प्राइस दे भी पाएंगे और WTO के मेंबर भी बनेंगे। मैं मानता हूं कि कूटनीतिक तौर पर ये बहुत बड़ा विजय है। मेक इन इंडिया, रोजगारी के लिए मेक इन इंडिया की योजना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ घोषित नहीं की, इस पर काफ़ी बहुत सारा काम भी हुआ है। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी बना लिया गया है। और इन सब चीज़ों के से ज़्यादा जो GDP है, हम 4.6 से 8.6 देकर गए थे यूपीए को। यूपीए ने हमें 8.6 से 4.6 कर वापस दिया। हमने 4.6 से फिर से 5.7% तक एक तिमाही में इसको पहुंचा है। मैं मानता हूं अभिज्ञान जी कि ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इतनी सारी बातें, तो इससे ज्यादा बातें मैं आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पर काम करता हूं, इसलिए मैं एक मिनट सुनिए, तो इंटरव्यू में नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की जो है वो ये है कि जनता का सरकार के प्रति विश्वास बना है। हताशा दूर हुई है, हताशा आशा में परिवर्तित हुई है। और आज पूरी दुनिया ये स्वीकार कर चुकी है कि 21वीं सदी में भारत का स्थान दुनिया के 1, 2, 3, 4 नंबर के देश में निश्चित रूप से होगा। लेकिन फिर भी लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए?
या अच्छे दिन कब आएंगे? मैं वापस आ रहा हूं, आपने कहा कि आप आइवरी टार में जी रहे हैं। देखिए, मैं राहुल जी को भी नहीं रोक सकता सवाल पूछते हुए और विज्ञान को भी नहीं रोक सकता। मैं जनता के प्रति जिम्मेदार है मेरी पार्टी, मेरी सरकार, और जनता ये सवाल नहीं पूछती, वरना बार बार हमें पब्लिक मैंडेट नहीं मिलता। चारों सरकारों में, चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित सफलता पाई। कहीं पर ये चुनाव नरेंद्र मोदी या बीजेपी की प्रतिष्ठा की लड़ाई है दिल्ली में, अमित शाह की भी? देखिए, हर चुनाव राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रतिष्ठा की लड़ाई महत्वपूर्ण होता है तो आप भी जानते हैं, आप पुराने पॉलिटिकल स्टूडेंट, आप कह रहे हैं। जिस प्रकार के शब्दों के कपड़े पहनाइए, मैं मेरी तरीके से बात को एनालिसिस कर आपके सामने रखता हूं। हर चुनाव राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। तो हमारे लिए हर चुनाव, हर पड़ाव महत्वपूर्ण है और हर जगह पे विजयी होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी के लिए इम्तिहान, वो देश के एक लोकप्रिय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी कहता हूं, इसमें नरेंद्र मोदी जी आ ही जाते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी दूसरी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। दूसरी एक बात कि जब नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, या केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी जैसे बनने की स्थिति एक आ रही थी, उसके बाद फिर आपने किरण बेदी जी का अनाउंसमेंट कर दिया, कभी समझ में नहीं आता। एक तरफ आप लोग ये कहने की कोशिश करते हैं अरे कौन है केजरीवाल, ये कौन सी पार्टी है, नहीं है, हम पुरानी पार्टी हैं विचारधारा के। एक तरफ आप सियासी अहमियत भी दे रहे होते हैं, तो कहीं पर आपको लगता नहीं ये कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, सियासी अहमियत हमारे देने ना देने से क्या होता है। ठीक है, सियासी अहमियत तय करने का काम जनता का है। आप पार्टी के स्थापना के बाद आप पार्टी कौन सा चुनाव जीती, जरा आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, दिल्ली में पिछली बार उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस की, उनके एक नई पार्टी की अपेक्षा। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं आप पार्टी का चुनावी इतिहास। दिल्ली के 2013 के चुनाव में हम उनसे बड़ी पार्टी थी। हमने सिद्धांतों के साथ समझौता कर सरकार नहीं बनाई। मत भी ज्यादा मिले थे, सीटें भी ज्यादा मिली थी। उन्होंने सिद्धांतों के साथ समझौता कर सरकार बना ली, इसलिए उनकी सरकार बनी। पब्लिक मैंडेट बीजेपी के साथ था। मुझे सुन लीजिए ना जरा, बाद में आप पूछिए आराम से। उन्होंने 400 सीटें लड़ाई देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोकसभा की, वो खुद लड़े। 400 में से 350 से ज्यादा सीटों में जमानत जब्त हो गई, वो खुद चुनाव हार गए। दिल्ली के अंदर आप एक दलील लाएंगे कि आप पार्टी दिल्ली में ही है, बाहर अभी फैलना बाकी है। दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में सातों की सातें सीटें लड़े, सातों की सातों सीटें बड़े बड़े मार्जिन से हारे। मुझे समझ में नहीं आता कि कहां सफलता मिली है, स्वीकृति कहां मिली है। पब्लिक मैंडेट के साथ धोखा कर अपवित्र गठबंधन कर सरकार बनाना, मैं इसको सफलता नहीं मानता। जनता ने क्लियर कट, फिर भी वो आपके लिए जो आप इंचार्ज हैं, सुनिए ना, चीफ कंपेटिटर हैं, आपके सबसे बड़े विरोधी इस चुनाव में कभी मैंडेट नहीं दिया है। कभी जनता ने उनको, मैं नहीं मानता मैंडेट दिया। आप मुझे बताइए ना, हम चर्चा ही कर रहे हैं। बस एक आखिरी बात, क्या आपको लगता है, मैंने कई सारे प्रश्न आपसे पूछे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में बाहर से नेताओं को लाकर बड़े पद पर लाने की परंपरा अमित शाह जी के रहते हुए और आगे बढ़ेगी? जी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि समाज जीवन के, क्योंकि कहते हैं बीजेपी के अंदर के पुराने लोगों में बड़ी नाराजगी हो जाती है इस बात पर। अब सुनिए आप, मैं मानता हूं कि समाज जीवन के अंदर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो कहीं पर भी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ वो सहमत है तो उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और पार्टी में जहां तक नाराजगी का सवाल है, वो मेरा काम है, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अच्छे से कर लूंगा। ठीक, अमित शाह जी से ये हमारी बातचीत थी और बड़ी खुलकर ये बातचीत थी। उन्होंने कहा कि पार्टी में जहां तक नाराजगी का सवाल है वो आप अमित शाह जी पर छोड़ दिए, पार्टी के अध्यक्ष हैं और स्वाभाविक है इन्हीं पर उस जिम्मेदारी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इनका ये भी साथ में कहना है स्पष्टतः कि ये भारतीय जनता पार्टी है, और आपने यही कहा जब मैंने मेरी वाला प्रश्न आपसे पूछा, किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रहती। ठीक है, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। हालांकि इस पार्टी ने एकदम चुनाव के अंत समय में किरण बेदी को लाकर अपना
चेहरा बनाया और आप मुझे 10 फरवरी के बाद मुझसे बात करेंगे। जी निश्चित। निश्चित बात करेंगे। अमित शाह जी, फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।